नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, कौन कौन सी खबरें हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा और आपके लिए कमाई के मौके होंगे कहां पर। और आपके लिए सवालों का बड़ा मंच भी तैयार है, तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं बीरेन वकील पैराडाइम कमोडिटी के, अनुज गुप्ता हैं हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज़ के, सुरेंद्र मेहता हैं सेक्रेटरी हैं इब्जा के, धनंजय राजगोर है राजगोर स्पाइसेस के, और किशोर शाह हैं जीरा ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त गोल्ड पर एक महत्वपूर्ण खबर आई है उसके साथ। और गोल्ड पर खबर ये है जो रॉयटर्स के हवाले से आई है, वो ये कि अक्टूबर में गोल्ड का इंपोर्ट 60% बढ़ा है। साल दर साल आधार पे 60% की बढ़ोतरी हुई है गोल्ड के इंपोर्ट में, और ये बढ़कर 123 टन के स्तर पर पहुंच गया है। 31 महीने में ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट है। ऐसा क्यों मेहता जी? देखिए मृत्युंजय जी, जिस प्रकार से जो गोल्ड की प्राइसेस इजराइल वॉर के बाद जो बढ़े थे, तो सबको ये पता था कि इस वॉर की वजह से भाव में बहुत तेजी आएगी। साथ ही साथ भारत में एक फेस्टिवल सीजन था, भारत में आगे वेडिंग सीजन भी है, तो ज्यादा करके जितने भी इंपोर्टर होते हैं वो अपना स्टॉक वहां पर जमा करते हैं। और अक्टूबर या सितंबर एंड एक ऐसा महीना होता है जहां से त्योहारों की शुरुआत होती है, और इसी के मद्देनजर एक बहुत अच्छा खासा इंपोर्ट हुआ था। और उसका नतीजा हमने देखा भी कि जब दिवाली जैसा फेस्टिवल सीजन आया तो बहुत ही बेतहाशा बिक्री हुई। तो ये कॉमन फीचर है। लेकिन हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है कि पिछले इतने महीनों के अंदर ये पहली बार इतना ज्यादा इंपोर्ट हुआ। और इसका एक कारण ये भी है कि सबको इस बार दिवाली पर बहुत ज्यादा सेल की उम्मीद थी, क्योंकि पिछले एक साल में गोल्ड ने 20% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया था। तो इसी के लगते हुए गोल्ड का इंपोर्ट ज्यादा हुआ, गोल्ड की बिक्री ज्यादा हुई, गोल्ड के प्राइस भी बेतहाशा इस वॉर के बाद भागे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से इंपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा। मेहता जी, आगे और इंपोर्ट बढ़ेगा? देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि अक्टूबर नवंबर में अच्छा इंपोर्ट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है वो इंपोर्ट इतना नहीं बढ़ेगा। उसका मैं मेन कारण आपको बताता हूँ कि अब जो हमारे पास ऐसी कोई भी गोल्ड के लिए खबर नहीं है। यदि आप पिछले 3-4 दिनों से देखेंगे तो गोल्ड के प्राइसेस में एक ठहराव की स्थिति है। ना तो कोई वॉर से न्यूज आ रही है, ना ही कोई गोल्ड प्राइसेस बढ़ने के लिए बुरी खबर आ रही है, क्योंकि गोल्ड का प्राइसेस बुरी खबर के बिना बढ़ता नहीं है। और जिस प्रकार से थोड़ा कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड भी स्टेबल होते जा रहे हैं, डॉलर इंडेक्स भी स्टेबल होता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना इंटरेस्ट गोल्ड के अंदर अगले 1-2 महीने लोगों के लिए इतना इंटरेस्ट रहेगा। मुझे इतनी इंपोर्ट की उम्मीद नहीं है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि और यहाँ से बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं बढ़ने वाला है। बने रहें सर हमारे साथ। अब हम चूंकि गोल्ड इंपोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो गोल्ड प्राइस की भी बात कर लेते हैं। और गोल्ड प्राइस में आप देखिए ग्लोबल मार्केट में करीब करीब 2 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास हमने गोल्ड का प्राइस देखा है। आज भी शुरुआती दौर में तेजी का माहौल बनता हुआ दिखा था MCX पे, लेकिन उसके बाद कुछ कमजोरी आई गोल्ड में, और इस वक्त गोल्ड 132 रुपये नीचे है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड का भाव थोड़ा नीचे आया है, करीब $10 के आसपास की गिरावट हम इस पर गोल्ड में देख रहे हैं। चांदी की कीमतें भी ऊपर से नीचे आई हैं और चांदी का भाव भी इस वक्त दबाव में दिख रहा है। सिल्वर की बात करें तो इस वक्त चांदी का जो प्राइस है वो करीब करीब 700 रुपये नीचे है। तो चांदी में गिरावट बढ़ गई है। हालांकि जो फंडामेंटल थे गोल्ड के वो थोड़े मजबूत थे। मजबूत इसलिए थे क्योंकि डॉलर में कमजोरी आई है, और डॉलर जो है लास्ट वीक करीब करीब 1.5% लुढ़का है। ये फंडामेंटल हम आपको गोल्ड के बता रहे हैं। डॉलर का इंडेक्स 2.5 महीने के लो पर पहुंच गया था, उसका इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा।
ट्रेजरी यील्ड में गिरावट आई, उससे भी गोल्ड को सपोर्ट मिला। और बाजार को ये लग रहा है कि अब इन सब बातों के बीच ऐसा लगता नहीं कि फेड आगे ब्याज दरें और बढ़ाएगा, तो लिहाजा उसका इंपैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा। और इन सब के अलावा जो हाल के दिनों में गिरावट आई, उस गिरावट पर भी एक बाइंग लौटी, उससे भी मार्केट का सेंटीमेंट मजबूत हुआ। लेकिन अब जरा आप बताइए अनुज जी कि गोल्ड क्या आज के लिए बेचना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए? मिथुन जी गुड इवनिंग। देखिए सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो एक मिले जुले से हैं। हालांकि डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो वो 11 हफ्ते के लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। मुझे लगता है कि अभी इस हफ्ते कुछ ज्यादा बड़े डेटा नहीं है, खाली एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स आने हैं, उसके अलावा कुछ ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक सबड्यूड रहेगा। हालांकि यहाँ पर मैं अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि अगर भाव नीचे आते हैं करीबन 60,500 के आसपास तक तो खरीदारी करना चाहिए। ऊपर हमें लगता है कि 60,800 60,900 तक के लेवल आ सकते हैं। इंटरनेशनली आप देखेंगे तो 1987 1985 डॉलर के आसपास भाव चल रहे हैं। हमें लगता है कि मार्केट 1980 से लेकर 1990 के बीच मूव करता हुआ नजर आएगा। तो काफी रेंज बाउंड मोमेंटम है, बहुत एक काफी टाइट रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ओके, आपका क्या व्यू है बीरेन सर? आप जरा बताइए सर, गोल्ड में थोड़ा अगर पोजिशनल व्यू लेना हो तो क्या करना चाहिए? 2-3 दिन में शायद कोई गिरावट आए, क्योंकि गाजा में कम टेम्पररी युद्ध विराम की बातों जोरों से चल रही है। तो अगर ऐसा कोई युद्ध विराम आता है तो प्रॉफिट टेकिंग शायद आ सकता है। तो वो पोजिशनल ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग का अच्छा मौका होगा, क्योंकि अब रेट कट भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मीन्स मार्च अप्रैल में शायद फेड का पहला रेट कट आ जाएगा, जो गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट करेगा। और वैसे भी जियोपॉलिटिकल रिलीफ भी इतनी ज़्यादा फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। तो मैं ओवरऑल अभी भी बुलिश सेटअप में बना हुआ हूँ। अच्छा, ठीक है मेहता जी, आपका क्या व्यू है सर? अब तो दिवाली का त्यौहार भी निकल गया, क्या लगता है गोल्ड का प्राइस आपको? क्योंकि मार्केट ये मानकर चल रहा है कि शायद अब डन हो गया यूएस में इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी। नहीं, बिल्कुल जितने भी फैक्टर थे, देखिए जो वॉर का फैक्टर था वो लगभग वन साइडेड हो चुका है, बिल्कुल खत्म जैसा नजर आ रहा है। जैसे मैंने बताया, बॉन्ड यील्ड और जो डॉलर इंडेक्स है वो बिल्कुल उसमें गिरावट आई है, लेकिन गिरावट के बाद एक ठहराव की स्थिति है। तो यदि उसमें बहुत तेज गिरावट आती है तो ही गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। और दूसरा जो इंटरेस्ट रेट कट होने की बात है या इंटरेस्ट रेट अब नहीं बढ़ने की बात है, तो उसका पहला फायदा इक्विटी मार्केट को होगा और उसका दूसरा फायदा गोल्ड मार्केट को होगा। तो जब दूसरे एसेट क्लास बढ़ रहे हों तो गोल्ड के बढ़ने की उम्मीद ज्यादा नहीं करनी चाहिए। जितना उसे बढ़ना चाहिए था वो पिछले हफ्ते ये बढ़ चुका है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि एक रेंज बन रही है अगले 8-10 दिनों के लिए, $1943 से लगा के $2005 के बीच में, और इसी रेंज में गोल्ड मूव करता रहे। ओके, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड पर सिल्वर पर अपना व्यू अपनी राय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज की एक हॉट कमोडिटी की जो कि एग्री मार्केट की है, और वो है जीरा। जीरे में लंबे समय के बाद एक बड़ी तेज़ी आई आज, और तेज़ी इतनी बड़ी कि एक झटके में मार्केट 6% ऊपर चला गया और 6% के ऊपरी सर्किट पे बंद हुआ। ज़ोरदार तेज़ी, और आप देखें अगर तो जो प्राइस है आज वो 45,600 के भी ऊपर चला गया। ज़बरदस्त तेज़ी। हमारे साथ किशोर शाह जुड़ रहे हैं ऊंझा से, और हमारे साथ वाशी एपीएमसी से धनंजय राजगौर जुड़ रहे हैं। एक हमें ऊंझा चूँकि सबसे बड़ी मंडी है जीरे की, तो वहाँ की रिपोर्ट बताएंगे, और रिटेल में इस वक्त क्या चल रहा है ये रिपोर्ट हमें देंगे धनंजय राजगौर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहले चलते हैं ऊंझा। किशोर जी, क्या कर दिया जीरे में आज? गया वापस, रास्ता भटक गया था, अब रास्ते पे आ गया वापस। रास्ता भटक गया था जीरा? हाँ, बीच में रास्ता थोड़ा भटक गया था, अभी रास्ते पे आ गया सर। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि अभी भटका है? ना 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 ना, पहले रास्ता भूल गया था, अब सही रास्ते पे आ गया है। कमाल है। आप मतलब जब गिर रहा था तब आप कह रहे थे कि ठीक गिर रहा है, अब आप कह रहे हैं कि गलत रास्ते पे था। गिरा है ना सर, तभी तो गिरा है ना। 200 रुपये मार्केट डाउन हो गया, 580 से मतलब 600 650 जाके आया मार्केट, वो मार्केट वापस 400 आसपास होके। नहीं, तो जो 400 जो आया वो ठीक आया या गलत आया? हाँ जी, जो 600 का जीरा 400 पे आया वो ठीक आया गलत आया? नहीं, वो तो आना ही था सर। तो फिर रास्ता भटका कैसे? सही रास्ते पे था ना? वही तो हुआ ना, वो मतलब रास्ता भूल गया तो वापस रास्ते पे अभी आया ना। भूल कैसे गया? तो सही रास्ते पे था ना। आप कह रहे हैं गिरावट ठीक है। में नहीं थी और जीरा खड़ा था वैसे ही।
अच्छा। उस टाइम में दिवाली के पहले बिकवाली भी ज्यादा थी, डिमांड बिल्कुल नहीं थी, तो जीरा वहां मतलब खड़ा रहा। तो उसके साथ मंदी एक आज ही मंदी बनी और उससे वापस जीरा अब रिवर्स पर आ गया, क्योंकि अभी थोड़ी डिमांड एक्सपोर्ट की खुली है, 2-3 दिन से एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी है। अच्छा। और डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छी है, क्योंकि शादी ब्याह का माहौल। अच्छा, तो आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये डिमांड वाली तेजी है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शॉर्ट कवरिंग है? जो लोग शॉर्ट जिन्होंने किया 600 के जीरे को 400 पे लाया, ऐसा तो नहीं कि वो लोग अपनी पोजीशन काट रहे हैं? वो भी हो सकता है कि इन्होंने ऐसा सोचा हो कि भाई 600 का जीरा आगे बिकवाली मतलब बिजाई बढ़ेगी, उसके हिसाब से अभी शॉर्ट करके बैठ जाओ और 300 रुपया हो जाएगा, वापस बाइंग कर लेंगे। वो नहीं हुआ, बाजार में डिमांड खुल गई, बाजार में मार्केट में डिमांड आ गई, बिकवाली कम हो गई, तो उनको लगा होगा कि भाई अभी मार्केट में मतलब बाजार और नहीं गिर सकता, तो वो वापस शॉर्ट कवरिंग भी कवर कर सकते, तो उसके हिसाब से भी बाजार बढ़ सकता है वापस। तो लेकिन अभी आने वाले समय में डिमांड बढ़ी है, लोकल डिमांड एक्सपोर्ट दोनों बढ़ी है, उसके हिसाब से एक तेजी बनी है। जो आप ये बोल रहे हैं कि लगा होगा, क्या इसको मैं ये मान के चलूं कि लगा है? क्योंकि आपको तो सब पता है, जब आप ये बोल रहे हैं कि लगा होगा। ऐसा नहीं है, ये आइडिया होता है, अंदाज होता है कि भाई इतना बाजार अचानक गिरा था, तो 200 रुपये बाजार गिरने का कारण ही यही था कि भाई इतना बाजार अचानक गिरा क्यों था। तो हो सकता है किसी ने मतलब माल बेचा हो और वहां से भी वापस शॉर्ट कवरिंग बनी हो, तो वापस बाजार थोड़ा हो सकता है ना। वो तो अभी 2 दिन बाद में मालूम पड़ेगा कि ये बाजार और बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। अच्छा, ठीक है, आप बने रहें। धनंजय जी, आप जरा बताएं कि क्या ये कह रहे हैं कि किशोर जी कह रहे हैं एक्सपोर्ट की डिमांड थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है, क्या रिटेल में भी ऐसा कुछ फील कर पा रहे हैं आप? रिटेल में कुछ डिमांड बढ़ रही है या नहीं? नमस्कार मृत्युंजय जी। जीरे के अंदर लास्ट 2 दिन से सभी मंडियां 10 दिन तक बंद थी, 2 दिन से खुला है मार्केट। तो 2 दिन की बात करें तो जीरे में वाकई में डोमेस्टिक गिराकी बहुत ही अच्छी है। कल ही हमारी बात हो रही थी 2-3 जनों से, तो सभी सेंटरों में 2 दिनों से गिराकी अच्छी है। और लोकल में पहले क्या था कि मार्केट डाउन हो गया था, तो लोगों को लग रहा था कि और डाउन होगा, लेकिन मार्केट 400 सवा 400 के स्तर पर आकर टिक गई, स्टैंड हो गया। लेकिन अभी लोगों को डर निकल गया कि अभी इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता है, तो लोगों ने वापस खरीदना शुरू किया है। ओह, अच्छा, तो आपको क्या लगता है अभी आगे डिमांड? सर, डिमांड यूं ही 1 महीना तक चलेगा और आने वाले 15 जनवरी तक मुझे लग नहीं रहा है कि जीरा 400 का लेवल तोड़ेगा। जीरा ये 48,000 के आसपास आकर रुक जाएगा। अच्छा, 48 के आसपास आकर रुक जाएगा? रुक जाएगा, लेकिन रुकने देंगे तब तो किशोर जी तो कुछ और मूड में लग रहे हैं। नहीं सर, बताइए। पहली बार तेजी में आए आज। और किशोर जी, हाँ सही कह रहे हैं आप। नहीं ऐसा नहीं है। माल लिया तो नहीं है नया कुछ? नहीं सर, तेजी मंदी की क्या बात कर रहे हैं, बताइए। ऐसी बात नहीं है। कितना लिया माल आज किशोर जी? मृत्युंजय जी, बाजार किशोर भाई के ऊपर से नहीं चलता है, और बाजार ना किसी के, बाजार का ही काम करता है। हाँ, ये तो बाजार का कि अपन रीड करते हैं बाजार के अंदर, तो मालूम पड़ेगा भाई डिमांड कहाँ से आ रही है, कैसे बनी है, तो उसके हिसाब से मतलब एक रिपोर्ट देते हैं सर। ठीक बात है। जो करना नहीं करना, तो देखो जैसे पहले किया था फंडामेंटल था, फंडामेंटल कम था, वापस ऐसा कि फंडामेंटल कम हुआ, फंडामेंटल अच्छा हो रहा है। ठीक बात है ये बात पहले भी, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो धनंजय कह रहे हैं कि 48,000 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है जीरा। नहीं सर, मेरे को लगता है देखो भाई, पहला सपोर्ट ये 480 है, लेकिन मेरे को लगता है एक बार जीरा 480 से 500 बीच में एक बार ट्रेड हो सकता है सर। तो आप कितने पे बेचेंगे? 5,000 पे, 50,000 पे? मतलब हाँ, 50,000 एक बार बन सकता है जीरा। 50,000 बन सकता है? हाँ जी। ओके, क्या आप धनंजय ये कह रहे हैं कि 50,000 चला जाएगा जीरे का भाव, आप कह रहे हैं 48,000, बीच का क्या माने? सर, 10-20 रुपए कोई बड़ी मायने नहीं रखता है जीरे का। इन गाँव बड़े। अच्छा, ओके। अच्छा, सोइंग की रिपोर्ट क्या है किशोर जी? कि वो आज आई है 20 तारीख, लास्ट ईयर से कंपैरिजन करे तो करीबन 15% बढ़ी है। 15% ही? यहाँ 2 गुने की बात हो रही थी। गुजरात की सर। गुजरात की नहीं, ये बात हो रही थी कि जो प्राइस है जीरे का उस पर तो 2 गुना 2.5 गुना बुआई होगी, ऐसी बात हो रही है। मेन रीजन तक अभी तक तो पीछे रही थी अपनी बुआई। अभी ये ताजी रिपोर्ट कल 20 तारीख तक की आई है, उसमें बड़ी कारण क्या है कि वेदर सपोर्ट नहीं था इस बार। वेदर अभी थोड़ा ठंडा हुआ मौसम। अच्छा। तो अभी क्या बिजाई थोड़ी लेट भी है 15 दिन, और ये चलेगी लगभग दिसंबर एंड तक। तो 15-20 दिसंबर के आसपास का चित्र क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप उनको देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे को ही नहीं लगता कि बिजाई डबल वो नहीं होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 30-40% बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी मेरे एक अनुमान। आप कहें कि 30-40% बुआई बढ़ेगी। आपके पास क्या रिपोर्ट है धनंजय जी सोइंग को लेकर? सर, सोइंग का रिपोर्ट भले बिजाई डबल हो या 3 गुना हो या कितना भी हो, लेकिन जैसे उतारा बोलते हैं ना कि करने के बाद वेदर उसको कितना सपोर्ट करता है, कितना उतार आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि जीरा कितना आएगा। ओके, तो उसके लिए कम से कम हमें क्रिसमस तक राह देखनी पड़ेगी, 15 से 20 दिसंबर तक। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका और किशोर जी आपका
जुड़ने के लिए और जीरे पर ये डिटेल रिपोर्ट हमें बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं क्रूड की, कच्चे तेल की। क्रूड में एक बार फिर से तेज़ी शुरू हुई है और आज देखिए कि आज भी कच्चा तेल अब देखिए तेज़ी बढ़ रही है और अब देखिए 1.5% की मजबूती आ गई है ब्रेंट में, WTI में, और नाइमेक्स जो MCX पर कच्चा तेल है वो करीब करीब 2% ऊपर आ गया है। फ्राइडे को 4% कच्चे तेल के दाम बढ़ गए थे। क्यों बढ़े थे? वो इसलिए बढ़े थे कि फ्राइडे को ये खबर आई कि ओपेक प्लस यानी ओपेक और जो गैर ओपेक देश हैं जिसमें रूस जैसे बड़े उत्पादक शामिल हैं, इनकी प्लानिंग है कि जो उत्पादन कटौती हो रही है ओपेक प्लस की तरफ से इसको और बढ़ाई जाए और उससे मार्केट में तेज़ी आई। और गोल्डमैन ने भी ये अनुमान जारी किया है कि 2024 में भी ओपेक प्लस की उत्पादन कटौती कंटिन्यू रहेगी और ये कहा है कि सऊदी अरब जो कि ओपेक का सबसे बड़ा मेंबर है वो जून तक रोजाना 10 लाख बैरल की उत्पादन कटौती करता रह सकता है। ये बात गोल्डमैन ने भी अपनी रिपोर्ट में कही है। उसका इम्पैक्ट हमने देखा है। हालांकि जो अमेरिका जैसे देश हैं वो चाहते नहीं कि तेल के दाम बढ़े और इसीलिए अमेरिका में आप देखिए कि अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड कच्चे तेल का उत्पादन हुआ। अमेरिका में सप्लाई भी बढ़ रही है, डिमांड को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। चाइना में डिमांड को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर दो अलग अलग क्रूड को लेकर के यहाँ पर राय सामने आ रही है। टसल है तेजी और मंदी वाले देशों के बीच। तो अब बीरेन जी आप जरा बताएं सर कि ऐसे में क्रूड में होगा क्या? क्रूड में ऊपर से थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन का रिस्क तो दिख रहा है क्योंकि बहुत समय के बाद चाइना से थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। चाइना का इकोनॉमिक रिसेशन भी काफ़ी गहरा दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्पेशली। और अमेरिका में जो इसकी नॉर्मल इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 40 ईयर लो पे है, बट शायद अमेरिका ने अभी वेनेजुएला पर से सैंक्शन हटा लिए तो वहाँ का क्रूड बहुत सालों के बाद बाजार में आएगा। तो कुल मिला के कुछ ऐसा लग रहा है कि 85 अराउंड का नाइमेक्स फिलहाल थोड़ा भारी है, मीन्स उसके ऊपर चलना नहीं चाहिए। और नीचे में ये 70-68 सपोर्ट का जोन बनेगा। ब्रॉडली स्पीकिंग हम ऐसा कह सकते हैं कि 70 से 80-85 की रेंज रहेगी। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब और पहला सवाल है उमेश का। पूछिए उमेश जी। सर मेरी चांदी में 73,000 की खरीदी है, तो यहाँ तक क्या मुझे एवरेज लेना चाहिए चांदी में? किस भाव पर बाइंग है आपकी? 73,000। 73,000 पर आपकी बाइंग है। अनुज जी क्या करना चाहिए इनको? देखिए ट्रेंड अभी भी देखे तो एक साइडवेज सा है। हालांकि पिछले हफ्ते हमने एक रिकवरी आती हुई देखी थी। मुझे लगता है कि ये होल्ड कर सकते हैं और ओवरऑल 71,000 का स्टॉप लॉस लगा है। हमें लगता है कि एक बाउंस बैक चांदी में आ सकता है। हमने काफी अच्छी रिकवरी भी देखी है, तो चांदी में एक बाउंस बैक आता है ऊपर में 74,000 के आसपास तक, तो वहां पे एग्जिट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर पवन है हमारे साथ। पूछिए पवन जी। ग्वार के बारे में। ग्वार के बारे में जानना चाहते हैं। बीरेन जी बताइए सर, क्या लगता है ग्वार में आपको? ग्वार में फिलहाल की रेंज जो बनेगी वो 55-50 नीचे में सपोर्ट है, 55-50 56-20 के आसपास का। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो 58-50 यानी 58-50-59-20 के बीच का है। 300-400 रुपये की रेंज फिलहाल रहनी चाहिए। मंडियों जस्ट अभी मंडीज खुली है सब दिवाली हॉलीडेज के बाद। अगले 3-4 दिन में अराइवल कैसी रहती है वो देखना चाहिए। ठीक है, आपकी राय अनुज जी आज के लिए मेटल पर क्या होगी? बेस मेटल में आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए बेस मेटल में हमने अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है, चाहे वो जिंक हो चाहे कॉपर हो, सभी में अच्छी खासी रिकवरी, इनफैक्ट एल्यूमिनियम के अंदर भी अच्छी रिकवरी रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर एक अच्छा बेट बन सकता है खरीदारी करने के लिए। फंडामेंटल भी बड़ा सपोर्टिव है, टेक्निकल भी अच्छा बाउंस बैक है। तो कॉपर में करीबन 712 के आसपास के लेवल्स मिले हैं तो खरीदारी करना चाहिए। 709 का स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट ऊपर में करीबन 717-718 तक देखा जा सकता है। तो बेस मेटल में हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप कह रहे हैं कि अपना सकते हैं, इस पे आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर पवन है चंदोसी से। पूछिए पवन जी। दिसंबर में था 928 रुपए का ले रखा है, इसे कहां तक रोका जाए जो कि 50-40 रुपए मिल जाए? नीचे का एसएल बड़ा क्या लगा दें, ऊपर में क्या मिल जाएगा हमें हाई रेंज? बताइए बीरेन जी। अरे बीरेन जी तो बता दिया इन्होंने। नहीं बीरेन जी बताएं सर, क्या आउटलुक है आपका?
मेंथा में बीच में काफी अच्छा वॉल्यूम बना था, अब वो वॉल्यूम चला गया है और इसमें शायद वापस हेजर आ गए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी मार्केट में परमानेंट बाइंग में नहीं रहता हूँ। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल ऑन राइज यानी उछाले पे बिकवाली करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे होगा नेचुरल गैस पर अनुज जी, एनजी में कोई ट्रेड दिख रहा है सर आपको? देखिए नेचुरल गैस में मोमेंटम आप देखेंगे तो काफी टाइम से एक सबड्यूड मोमेंटम रहा है, 300 के ऊपर नहीं जा पाया ये, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा एक रेंज में, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल एक टाइट रेंज में रहेगा। 230 से लेकर 260 के बीच का मोमेंटम रह सकता है। तो अगर प्राइस 260 के आसपास मिलते हैं तो वहां बिकवाली करना चाहिए, या अगर 230 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। काफी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर विकास हैं, पूछिए विकास जी। जी हेलो जी पूछें। जी, मेरा एनजी बाइंग है 263.82 का एवरेज है, ठीक है? किस भाव पर सर? 263.82 का एवरेज है। 263 पॉइंट समथिंग का एवरेज है आपका, ओके। तो क्या करना चाहिए बीरेन जी इनको? गैस पे ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए। भाई ये बता पाएंगे उसका परमानेंट। मैं गैस रेगुलर बेसिस पे आजकल ट्रैक नहीं करता हूँ। अनुज जी? देखिए नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि अभी जैसा कि हमने बताया कि रेंज में रहेगा, तो 230 से लेकर 260 की रेंज है, तो 260 के आसपास तक मिलता है तो वहां पर उनको एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर आनंद है, पूछिए आनंद। दिन में पूछना दिसंबर। किसमें सर? हल्दी हल्दी दिसंबर, ओके ठीक है। बताइए सर बीरेन जी, क्या व्यू सर आपका हल्दी में अभी? टेम्पररी थोड़ा दबाव में है, बट आगे मैं दिसंबर के बदले अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट शायद 14,200 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा पोजिशनली। स्टॉप लॉस इसका 13,000 रहेगा और टारगेट 16,500 17,000 का रहेगा और 2-3 महीने की अवधि रहेगी इसकी। ठीक है, ओके, इस पर आप नज़र रखिए। अच्छा, एक खबर सर बीरेन जी कॉटन को लेकर आई है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो उत्पादन का अनुमान है कॉटन का, उसको कम किया है 1 लाख गांठ, और ये कहा है कि 294 लाख गांठ के आसपास उत्पादन होगा। हरियाणा में उत्पादन कम होने वाला है। नॉर्थ में मतलब क्रॉप को नुकसान पहुंचा है ना, तो पिंक बॉल वॉर्म लगने से। तो आप जरा बताएं सर कि आपकी रिपोर्ट क्या कहती है कॉटन को लेकर और आपका एस्टिमेट क्या है? सही बात है, नॉर्थ में इश्यू है, तेलंगाना में ठीक ठाक है, महाराष्ट्र में भी थोड़ा इश्यू लग रहा है मुझे। बट गुजरात में सबसे बड़ा जो सरप्राइज डाउन साइड का आ सकता है वो गुजरात में से आ सकता है। गुजरात की फसल में भी 10 to 15% कम हो सकती है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो मुझे शायद लगता है कि आने वाले समय में शायद CAI और भी 3-4 लाख कम करेगी एस्टिमेट। ठीक है, सतवीर हैं हमारे साथ, पूछिए सतवीर जी। जी, एनजी के अंदर करंट रेट पे क्या किया जाए और 1-2 दिन का व्यू क्या लगता है? एनजी में करंट रेट पर क्या किया जाए और 1-2 दिन का व्यू क्या लगता है, ये आप जानना चाहते हैं, बताएं अनुज जी एक बार फिर से। देखिए नेचुरल गैस अभी थोड़ा एक बियरिश मोड में ही है, तो सेल ऑन राइज का मार्केट ही करना चाहिए। करंट रेट पे तो थोड़ा ही, अगर ऊपर पे 10 से 15 रुपए इंक्रीज होता है तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड देना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।